साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन कीट के द्वारा लिखा गया एक फेमस ओड जिसका नाम है ओड टू अ नाइटिंगेल। अगर हम ओड टू अ नाइटिंगेल की बात करते हैं तो ये एक बड़ा ओड है जिसको जॉन कीट ने टोटल 80 लाइनें हैं और इसको 8 स्टेंजास में लिखा है। प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइनें हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। इसके पहले भाग को हमने 1 से लेकर के 4 तक के स्टेंजा डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा इसका पहला पार्ट तो उसको भी जा करके देख लीजिए। ये इसका सेकेंड पार्ट है जहां पर हम स्टेंजा नंबर 5 से लेकर के 8 तक डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। देखो, स्टेंजा नंबर 5 की शुरुआत कहाँ से होती है, इस स्टेंजा में आखिर कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये एक भी कह सकते हो कि ओड टू अ नाइटिंगेल का ये एक मध्य भाग का निर्माण करता है। ये पूरा का पूरा स्टेंजा जिसमें जो राइटर है यानी कि कवि जो पोइट हैं वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं जहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और अंधेरा होने के कारण बाग के जो फूल हैं या जो फल हैं उनको भी कवि नहीं देख पा रहा, सिर्फ महसूस कर पा रहा है। इस पूरे स्टेंजा में कभी हमको यही बताएंगे कि किस तरीके का दृश्य उन्होंने महसूस किया, किस तरीके का चित्र जो है उन्होंने खींचा अपने दिमाग में, इमेजिनेशन क्या थी। तो सबसे पहली लाइन देखो, सबसे पहली लाइन बहुत प्यारी सी है। आई कैन नॉट, यहीं से शुरुआत होती है। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता, व्हाट फ्लावर्स, किस तरीके के फूल आ रहे हैं, एट माई फीट, मेरे पैरों के पास में, मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के पास कौन कौन से फूल हैं। सेकेंड लाइन देखो, फिर वो कहते हैं नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस। सॉफ्ट इंसेंस क्या होती है, एक कोमल बहुत अच्छी खुशबू। ठीक है, हैंग्स का मतलब होता है लटके हुए हैं। दी बो का मतलब होता है डाली या टहनियाँ कह सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन में जॉन कीट कहते हैं कि इन डालियों या टहनियों के ऊपर कौन कौन से खुशबूदार फूल लटके हुए हैं ये भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सॉफ्ट इंसेंस का मतलब खुशबूदार। ठीक है, तो कौन कौन से खुशबूदार फूल लटके हुए हैं, हैंग हैं, ये भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो पहली 2 लाइनें क्या कही जा रही हैं, पहली 2 लाइनों में राइटर कहता है मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के पास कौन कौन से फूल हैं, और इन डालियों तथा टहनियों के ऊपर कौन कौन से खुशबूदार फूल लटके हैं ये भी मुझको दिखाई नहीं दे रहा। और तीसरी लाइन में देखो, बट इन एम्बाल्म्ड डार्कनेस, ये एम्बाल्म्ड डार्कनेस का मतलब लिख लीजिएगा कहीं पर, इसका मतलब होता है मधुर सुगंधित रात्रि। ठीक है, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, ईच स्वीट, प्रत्येक खुशबू का। यहाँ पर कभी कहते हैं चूंकि मेरे चारों ओर अंधेरा है फिर भी मैं हर एक फूल की खुशबू को गैस कर सकता हूँ, हर एक फूल की खुशबू को गैस कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखो, भेयर विद आ सीजनेबल मंथ इंड्यूड, परंतु इस मधुर रात्रि में जॉन कीट हर प्रकार के पुष्पों की कल्पना कर सकता है जो बसंत ऋतु में फूलते हैं और खिलते हैं, जैसे दी ग्रास, दी थिकेट, दी फ्रूट ट्री वाइल्ड, यानी कि हरी हरी घास, झाड़ियाँ, जंगल, फलदार पेड़, कांटों की झाड़ व बसंत ऋतु के विशेष फूलों का मुझे आभास हो रहा है। अब अगली लाइन में यहाँ पर 3 तरीके के फ्लावर्स के बारे में बात की गई है। इस लाइन में देखिएगा, यहाँ पर इन 2 लाइनों में जो जॉन कीट हैं वो 3 तरीके के फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो फ्लावर्स है यहाँ पर देखिए वो वाइट हथॉर्न है, दूसरा दी पास्टोरल एग्लेंटाइन है, और तीसरा फास्ट फेडिंग वायलेट्स है। ये तीनों तरीके के फूल कवर्ड अब का मतलब है ढके हुए हैं इन लीव्स, पत्तियों से, यानी कि ये छोटी छोटी झाड़ियां हैं, छोटे छोटे फूल हैं, तो इनके ऊपर इतने जंगल में से पत्ते गिर गए हैं कि इनको पत्तों ने, जंगल के पेड़ों के पत्तों ने ढक लिया है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 3 तरीके के फ्लावर्स के बारे में बात की गई है। पहला ध्यान बनाए रखना, वाइट हथॉर्न है जो कि सफ़ेद गुलाब की झाड़ी जो कांटों से भरी है। दूसरा दी पास्टोरल एग्लेंटाइन है, जंगली गुलाब जिसको कहा जाता है। और फास्ट फेडिंग, बहुत तेज़ी से मुरझाने वाला वायलेट है। वायलेट्स एक प्रकार का फूल होता है जो कि बैगनी फूल कह सकते हो। ये तीनों प्रकार के फ्लावर्स जो हैं वो पत्तों से ढके हुए हैं। किससे? पत्तों से ढके हुए हैं। अब आगे नेक्स्ट कहा गया है कि एंड, इन लाइनों को देखिएगा, एंड मिड
में, मिड मई का मतलब होता है जो मई का महीना होता है उसका आधा, 15 मई मान लो, मिड मई बोलोगे 15 मई के लिए। एंड मिड मईज एल्डेस्ट चाइल्ड, एल्डेस्ट चाइल्ड बोला गया, किसको बोला गया है? द कमिंग रोज मस्क। यहाँ पर देखो एक तरीके के और फूल का जिक्र किया गया, मस्क रोज। तो ध्यान बनाए रखिएगा, यहाँ पर जो जॉन कीट हैं वो एक और फूल का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है मस्क रोज। मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी की खुशबू वाला गुलाब, जिसमें ऐसा गुलाब जिसमें कस्तूरी की खुशबू आए। और इस मस्क रोज को मई मंथ की एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया। ऊपर की लाइन में देखिएगा, मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड। इसी मस्क रोज को क्या बोला गया है? मई मंथ की एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया, क्योंकि मई के महीना में ये जो फूल होता है मस्क रोज वो सबसे ज़्यादा खिलता है। ठीक है, सभी फूलों में कस्तूरी मृग जैसी सुगंध वाला गुलाब है। और अगले लाइन में देखो, यहाँ पर समझिएगा, मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ इस लाइन को, ज़रा लास्ट वाली लाइन को अब तीनों के एक साथ समझ करके देख लीजिएगा कि सभी फूलों में कस्तूरी मृग जैसी सुगंध वाला गुलाब भी है जो शहद जैसी मीठी सुगंध से भरा हुआ है। यानी कि फूल आप ड्यूई वाइन, ड्यूई वाइन, वाइन मीन्स वैसे तो शराब होता है, लेकिन यहाँ पे कौन क्या लगेगा? जो है शराब ना लगा करके बल्कि आप लगाओगे मीठा शहद। क्या लगाओगे? मीठा शहद। ड्यूई वाइन यानी कि फुल ऑफ ड्यूई वाइन लिखा है, जो कि शहद जैसी मीठी सुगंध से भरा हुआ है। अब जब मीठी सुगंध से भरा हुआ है, मन्ना ड्यू है, ठीक है, शहद है, मीठा शहद है, तो उस पर मक्खियाँ भी भिनभिनाएंगी। तभी उन्होंने कहा मधुमक्खियाँ, दी मरमार्स मीन्स होता है भिनभिनाना, हाउंड्स ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खियाँ। यहाँ पे फ्लाई जो है यूज़ किया गया मधुमक्खियों के लिए। ऑन समर्स ईव, समर मीन्स होता है तो गर्मियों की जो सीजन होती है उसको कहते हैं ईव्स, यानी कि शाम को। तब उन्होंने कहा कि मधुमक्खियाँ अपनी भिनभिनाहट से संगीत जैसी आवाज़ पैदा कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि दिख तो कुछ रहा नहीं, कभी जो है वो अंधेरे में बैठे हुए हैं तो उन्हें सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही है। तो एक बार तेज़ी से ध्यान से सुन लो, कभी जो है वो अंधेरे में एक पेड़ के नीचे बैठा है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए बहुत अंधेरा, यानी कि यहाँ पर इतना अधिक अंधेरा है कि किसी भी वस्तु को नहीं देखा जा सकता। वह अपने पैरों द्वारा फूलों के मुलायम स्पर्श, यानी कि जो फूलों का मुलायम स्पर्श है, ठीक है, उसको महसूस करता है, लेकिन उनको देख नहीं सकता। उसे फूलों तथा फलों से खुशबू आती है। प्रकाश की कमी के कारण वह उन्हें भी नहीं देख पाता, उनको भी देखने में असफल रहता, लेकिन उनकी खुशबू इतनी तेज है जो उसे अनुमान लगाने में सहायता करती है कि कौन से फल पेड़ों की डालियों पर लटक रहे हैं। कीट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमेजिनेशन का यूज करते हैं, सेंसुअस पावर का यूज करते हैं। खुशबू के आधार पर, जैसे नहीं, खुशबू के आधार पर वह फलों का अनुमान लगा लेते हैं कि ये फल होगा, ये फूल होगा। उनके स्वाद का भी अनुभव कर लेते हैं। ये मई का महीना है, ठीक है, इसलिए सभी पेड़ फल फूलों से लदे हुए हैं। इस ऋतु में घास कांटे भी आकर्षक दिखाई देते हैं। ये गुलाब की झाड़ी है जो कांटों से भरी है, फिर भी अपनी मधुर सुगंध से ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ पर जंगली गुलाब का जिक्र किया गया है, ठीक है। छोटे छोटे फूलों के वातावरण वाला रोमांटिक जो बना रहता है, यानी कि फूलों से ही पूरा का पूरा वातावरण बहुत ज़्यादा खुशबूमय रहता है, रोमांटिक बन जाता है। सभी फूलों में कस्तूरी मृग जैसी सुगंध वाला गुलाब है जो शहद जैसी मीठी सुगंध से भरा हुआ है। मधुमक्खियाँ अपनी भिनभिनाहट से संगीत जैसी आवाज़ पैदा कर रही हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो प्रकृति के प्रेम भी दिखाया गया है, और एक प्रकार का उन्होंने मिड डे चाइल्डिश यानी कि मानवीकरण भी किया है, रोमांटिसिज्म को भी दर्शाया है, और सेंसुअस बर्ड पिक्चर का यूज किया है इस पैराग्राफ में, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेंजा नंबर 6 के पहली लाइन को, और पहली लाइन में कहा गया है डार्कलिंग। डार्कलिंग को डार्लिंग मत समझ लीजिएगा। डार्कलिंग का मतलब होता है अंधकार, इन द डार्क, अंधकार में। आई लिसन, मैं सुनता हूँ, एंड और फॉर मैनी अ टाइम, कई बार सुनता हूँ। फॉर मैनी अ टाइम, कई बार सुनता हूँ। तो यहाँ पर जॉन कीट कहते हैं कि मैं नाइटिंगेल के गीत को कई बार सुनता हूँ, रात के अंधेरे में भी। डार्कलिंग। और फिर अगली लाइन में कहा गया है आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईस्टफुल डेथ। आई हैव बीन हाफ इन लव का मतलब होता है और जब मैं तुम्हारे गीतों को सुनता हूँ। कौन कह रहे हैं? जॉन कीट कह रहे हैं नाइटिंगेल से कि जब मैं तुम्हारे गीतों को सुनता हूँ तो मुझे क्या हो जाता है? हाफ इन लव,
आधी मोहब्बत हो जाती है विद ईसफुल डेथ, इस आसान मौत से। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आसान मौत से आधी मोहब्बत हो जाती है। Called him soft names. Called him soft names in many amused rhyme to take into the ear my quiet breath. कीट कहते हैं कि मैंने कई बार तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारा। कीट यहाँ पर नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि तुम आओ और मेरी सांसों को हवाओं में मिला दो, अर्थात मुझे मौत दे दो। यानी कि टू टेक इन टू दी ईयर, मुझे हवाओं में ले जाओ, माई क्वाइट ब्रेथ, और मेरी सांसों को हवाओं में मिला दो, अर्थात मुझे मौत दे दो। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम, मैंने तुम्हें कई बार अलग अलग नामों से पुकारा। यहाँ पर म्यूज्ड राइम का मतलब है कि बहुत ही प्यारा गीत, मधुर गीत, जो कि कवि मृत्यु पर मधुर गीत की रचना करता है। और यहाँ तो देखते ही हो कि कवि से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि जॉन कीट ने कई सारी मृत्यु को देखा है, अपनी माँ की मृत्यु, अपने पिता की मृत्यु, अपने भाई की मृत्यु, ठीक है। और खुद भी जब उसे कंजप्शन का शिकार हो गया, उसे टीबी हो गई, तो वह अपनी खुद की मौत का भी इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर कवि बहुत ज़्यादा दुखी है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अ म्यूज्ड राइम। म्यूज्ड राइम का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। तो नाइटिंगेल का गीत सुन करके कवि को मृत्यु से प्रेम हो जाता है और वह उसे अपनी प्रेमिका मानने लगता है कि मृत्यु ही हमारी क्या है, मेरी प्रेमिका है, जो मुझे गले लगा लेगी, मुझे मेरी सांसों को हवाओं में मिला देगी। अगली, नाउ मोर देन एवर सीम्स टू रिच डाई। प्यार से समझिए इस लाइन को, क्या कहा गया? नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। और मैं चाहता हूं, देखो यहां पर उसने कहा है नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू, यानी कि लेकिन मैंने जितनी भी बार तुमको पुकारा, हर बार से ज़्यादा आज मरने की इच्छा है। रिच टू डाई का मतलब होता है कि मरने की इच्छा तो कई बार थी, लेकिन जितनी बार भी पुकारा मरने की इच्छा थी, बट आज कुछ अलग ही है। आज मैं बहुत मरना ही चाहता हूँ। इस समय मरना उसके लिए सौभाग्य होगा। अब ये सौभाग्य कैसे होगा? क्योंकि उसकी सबसे प्रिय नाइटिंगेल इस समय मधुर गीत गा रही है। उसकी ध्वनि में कवि बेसुध है। उसकी ध्वनि, उसके गीतों की जो साउंड है, गीत की जो आवाज़ है, वो सुनते सुनते मरना चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी इसी समय आधी रात को ही मौत आ जाए, और ऐसी मौत हो जिसमें दर्द और तकलीफ ना हो। विद नो पेन का मतलब जिसमें कोई दर्द, कोई तकलीफ ना हो, यानी कि इसी समय मुझे सीज कर ले, मुझे ले जाए, मैं मर जाऊं, ठीक है। सीज का मतलब होता है डाई, मरना, यहाँ पर अपॉन द मिडनाइट, आधी रात को ही। बात समझ गए? एक बार फिर बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा कि मैं चाहता हूं कि मुझे अभी इसी समय आधी रात को ही मौत आ जाए, और ऐसी मौत आ जाए जिसमें नो पेन, कोई दर्द, कोई तकलीफ ना हो। कब दर्द और तकलीफ नहीं होगी? जब वह नाइटिंगेल के गीत को सुनते हुए मरेगा। इतना मदहोश है नाइटिंगेल के गीत को सुनने में। तभी नाइटिंगेल से कहते हैं अगली लाइन में, भाई जब दाउ आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सोल एब्रॉड, यानी कि कभी नाइटिंगेल से कहते हैं कि तुम जो गीत गा रही हो ना, वह आवाज़ तुम्हारी आत्मा से आ रही है। क्या कहा? दाई सोल एब्रॉड, तुम्हारी आत्मा से आ रही है। तुम पूरे जोश के साथ इस गाने को गा रही हो, यानी कि इन सच एन एक्सटेसी, पूरे जोश के साथ। तो यहाँ पर समझिएगा कि कवि बिना दुख महसूस किए आज रात को शांतिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करना चाहता है, पहली बात। दूसरी चीज़, पोरिंग फोर्थ दी सोल का मतलब होता है यहाँ पर नाइटिंगेल गीत गाते गाते आधी रात तक पूरी लय में आ चुकी होगी। अब वो आधी रात को ही कभी क्यों मरना चाहता है इन लाइनों में? तो वो ये सोच रहा है, ये इमेजिन कर रहा है, ये जो नाइटिंगेल है ना, वो गीत गाते गाते आधी रात तक पूरे जोश में आ चुकी होगी, पूरी आत्मा, पूरी तल्लीनता के साथ गा रही होगी, और कभी भी इसके आनंद में बेसुध होगा। उसकी मृत्यु का जो कष्ट महसूस नहीं होगा, यानी कि जब वो मरेगा तो उसको बिल्कुल भी कष्ट, यानी कि नो पेन, किसी तरीके का कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और अंतिम दो लाइनों में कवि क्या कहता है? स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर इन वेन टू दाई हाई रिक्वीम बिकेम अ सॉड। कीट कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो भी तुम इसी तरह गाना गाती रहोगी। स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग, तुम इसी तरह गाती रहोगी। आई हैव ईयर्स इन वेन,
टू दाई हाई रिक्वीम बिकम अ सोड। ठीक है, अब एक्सटेसी का मतलब मैंने बता दिया, कहीं पर लिख लीजिएगा, अत्यधिक जॉय के लिए बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, इंटेंस जॉय होता है। ठीक है, और रिक्वीम का मतलब होता है कोई लय, कोई हिम, यानी कि श्लोक कह सकते हो तुम। ठीक है, और SOD सोड, सोड का मतलब होता है सूखी घास, ड्राई घास के लिए क्या कहा जाता है, सोड कहा जाता है। ठीक है, और इन बेन का मतलब होता है, इन बेन, देखो एक शब्द आया है इन बेन, जो कि बेकार में, अंततः, यानी कि बिकॉज ही इज डेड, अब कभी जो है वो मर चुका है, अब कुछ भी नहीं सुन सकता। तो वही बात कही गई है लास्ट लाइन में। कीट कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो भी तुम इसी तरह गाती रहोगी, क्योंकि तुम्हारा गीत अमर है, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे इस अमर गीत को नहीं सुन पाऊंगा, तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन पाऊंगा, तुम्हारा ये गाना मेरे मरने के बाद एक दुख भरा गीत बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, दुख भरा गीत बन जाएगा। तो देखो कितनी प्यारी इमेजिनेशन है यहाँ पर जो कवि है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यानी कि दुखी भाग का निर्माण करता है पूरे स्टेंजा में। कवि को आपत्तियों से भरे जीवन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। कवि जीवन की दुखी चिंताओं और संघर्षों से छुटकारा पाना चाहता है। कवि इच्छा करता है, सोचता है कि इसके अतिरिक्त मरने का और मार्ग संभव नहीं है, यह मरने का सबसे अच्छा तरीका है। अब अगला स्टेंजा, ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली पंक्तियां हैं, और जॉन कीट की जो प्रसिद्ध कविता ओड टू अ नाइटिंगेल है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा रोमांटिक भाग का निर्माण भी करती हैं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बुलबुल के गीत के पीछे केवल मैं ही पागल नहीं हूँ, अपितु बल्कि मानव जीवन के प्रारंभ से ही बहुत सारे महान लोग उसके गीत के साधक रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली वाली लाइन में क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दाऊ, दाऊ मीन्स होता है तुम, बाज नॉट बॉर्न, यानी कि तुम पैदा नहीं हुई थी फॉर डेथ, मरने के लिए, मृत्यु के लिए। इमोर्टल वर्ड, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, वर्ड का मतलब होता है चिड़िया। हे अमर चिड़िया, हे अमर चिड़िया, इमोर्टल वर्ड किसको कहा गया है, नाइटिंगेल के लिए, कि तुम मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुई थी। और दूसरी लाइन में देखो, नो हंग्री जनरेशन, और कोई भी भूखी पीढ़ी, ट्रेड दी डाउन। अच्छा, ट्रेड दी डाउन का मतलब होता है कि कोई भी, कितनी भी भूखी पीढ़ी आ जाए तो मैं कोई भी पैरों तले नहीं रौंद पाएगा। यहाँ पर बात हो रही है इस लाइन में नाइटिंगेल के अमर गीतों की। नाइटिंगेल अमर इसलिए है क्योंकि उसके गीत की लोकप्रियता अमर है। उसके गीत पहले भी इसी तरीके से सुने जाते थे, आज भी सुने जाते हैं और आगे भी सुने जाएंगे। अगला देखो, नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि दी वॉइस आई हियर, क्या कहा गया, दी वॉइस का मतलब होता है आवाज़, वह आवाज़ आई हियर जिसको मैं सुनता हूँ, दिस पासिंग नाइट, इस गुजरती हुई रातों में, बाज हियर्ड, सुनी गई होगी। क्या लिखा है, बाज हियर्ड, इसी आवाज़ को सुना गया था, किसके द्वारा सुना गया था, कब सुना गया था, इन एंसेंट डेज, पुराने दिनों में, किसके द्वारा, बाई एम्परर्स, सम्राटों के द्वारा, क्लाउन, विदूषकों के द्वारा, परहैप्स शायद, द सेल्फ सेम सॉन्ग, शायद यह स्वयं वैसा ही गीत, डेट फाउंड अ पाथ, जो एक रास्ता बना लेती थी, थ्रो द सैड हार्ट ऑफ रुथ, थ्रो मीन्स में से होकर, द सैड दुखी हार्ट हृदय ऑफ रुथ, रुथ क्या है, रुथ का जिक्र जो है वो बाइबल में आता है, जहाँ पर रुथ की शादी एक यहूदी, एक जीव के साथ होती है। यहाँ पर जो रुथ है वो उसकी शादी तो चलो एक जीव के साथ हो जाती है, तभी उस बाइबल में जो बताया गया कि उसका पति मर गया था, उसने अपना शेष जीवन, किसने, रुथ ने अपना शेष जीवन को बिताने के लिए अपनी सास को चुना कि वह अपना बचा हुआ पूरा जीवन अपनी सास के साथ व्यतीत करेगी। जब वह, एक दिन क्या हुआ कि जब वह अनाज के खेतों में काम करती थी तो उसे अपनी पति को बहुत याद करके रोती थी, और उस समय
यानी कि उस समय उसके दुखी पीड़ित हृदय को जो बुलबुल नाइटिंगेल के गीत होते थे वो ही आराम पहुंचाते थे। यानी कि जब भी ये रुथ अपने खेतों के बीच में खड़े होकर के आंसू बहा रही होती है, याद आ रही होती है उसे अपने घर की, अपने पति की, तो वह इस नाइटिंगेल के गीत को सुनती थी और उसको क्या आराम मिलता था। तो अब आपको रुत के बारे में पता लग गया होगा। बेन मीन्स जब, सिक फॉर होम का मतलब होता है घर की याद आना। सिक फॉर होम से मतलब ये नहीं घर बीमार है, नहीं, सिक फॉर होम से मतलब होता है घर की याद आना। तब यहाँ पर उन्होंने कहा कि वह अनाज के खेतों में, वह आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ, यहाँ से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। दी वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज हियर्ड, यानी कि वह आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ इस गुजरती हुई रातों में, इसी आवाज़ को सुना गया था प्राचीन दिनों में सम्राटों के द्वारा, विदूषकों के द्वारा। शायद यही वह गीत था जिसने रास्ता बनाया था रुथ के दुखी हृदय में से होकर, जब वह अपने घर की याद आ रही थी। किसको? जब उसे, किसको? रुथ को। वह रुथ, यानी कि अब आगे देखो, सी घर की याद आ रही थी, सिक फॉर होम हो गया। अब यहाँ पर इस लाइन को देखना, सी मीन्स वह, यहाँ पर जो सी प्रोनाउन का यूज हुआ है वो रुथ के लिए हुआ है। यानी कि रुथ स्टूड खड़ी होती थी इन टीयर्स। टीयर का मतलब होता है आंसू बहना, यानी कि, और कहा अमिड, अमिड का मतलब होता है बीच में। द एलियन का मतलब विदेशी। कॉर्न मीन्स खेत या फसल। यानी कि वह, यानी कि रुत विदेशी अनाज के खेतों के बीच में आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यानी कि रुथ जो है, इस लाइन को, रुथ जो है वो विदेशी अनाज के खेतों के बीच में आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी है। यही वह गीत है जो आज मैं सुन रहा हूँ। दी सेम, यही वह गीत है डैट, जिसको ऑफ्ट टाइम का मतलब होता है अक्सर, है सुनता हूँ, अक्सर कई बार मैं सुनता हूँ। चार्म्ड आकर्षित कर, चार्म्ड मैजिक, मैजिक का मतलब जादू, और कैसमेंट्स का मतलब होता है खिड़कियाँ, ठीक है। ओपनिंग का मतलब होता है खुलती हैं। ऑन दी फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है जहाज, जैसे समुद्र के किनारे नहीं होता है आप, पेरिलस सीज। ध्यान से सुनिएगा कि यही वह गीत था जिसने उन जादुई खिड़कियों को, उन जादुई मैजिक कैसमेंट को मंत्र मुग्ध किया था, जो समुद्र की जो झाग की ओर वो जो खिड़कियाँ थीं वो खुलती थीं। और इसके बारे में एक कहानी भी कही जाती है कि समुद्र के किनारे एक महल है जिसकी खिड़कियाँ हमेशा समुद्र की ओर खुलती हैं। और उस समय पर भी उसमें एक कौन रहती थी? राजकुमारी रहती थी, और वो खिड़की पर बैठी हुई नाइटिंगेल का गीत सुनती रहती थी, और वो हमेशा अपने राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करती थी कि वो यहाँ पर आएगा और उसको छुड़ा करके ले जाएगा। उस समय पर भी नाइटिंगेल के गीतों ने समुद्र में से अपना रास्ता बनाया होगा। उस वक्त भी उन परियों के द्वारा वह गीत सुना गया होगा। कुछ इस तरीके का जिक्र वो करती हैं। तो बात आपको समझ आ गई, यानी कि अंत में ये वही चिड़िया है जिसने जादुई महल में बंदी की गई राजकुमारी को अपने मधुर गीत से आनंदित किया होगा। और ये राजकुमारी समुद्र पर जो खुलने वाली खिड़की पर बैठी हुई बुलबुल नाइटिंगेल के गीत को सुना करती थी और अपनी प्रेमी के आने की राह देखा करती थी कि वो आएगा और मुझे यहाँ से मुक्त करके ले जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस ओड टू नाइटिंगेल का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टेंजा। जय हिंद। अब हम स्टेंजा नंबर 8 की बात करेंगे। उसमें कहा गया है कि फारलोन, फारलोन का मतलब होता है अकेला, बिल्कुल निर्जन, जहाँ कोई ना हो। दी वेरी वर्ड का मतलब होता है वह जो शब्द हैं, इज लाइक अ वेल, एक घंटी की तरह है। यानी कि यहाँ पर जो जॉन कीट हैं उनका जो सपना है, यानी कि जो वो सपना देख रहे हैं वो टूट जाता है। और ये जो फारलोन शब्द है वो उनकी कल्पना का जो जादू होता है, जो फैंसी होती है, वो भी नष्ट हो जाता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कि जो नाइटिंगेल का गीत है, संगीत है, वो उनसे दूर जा रहा हो। यानी कि जीवन की कटु वास्तविकता जो है
ये भी कह सकते हो कटु वास्तविकता का उसे अनुभव होने लगता है, वो रियलिटी को महसूस करने लगते हैं। कौन? लास्ट पैराग्राफ में कौन? जॉन कीट। तो वह जो शब्द जो एक घंटे की तरह है मुझे वापस लाने के लिए, फिर अगली लाइन में क्या कहा गया है? टू टोल मी बैक, मुझे वापस लाने के लिए, फ्रॉम दी, तुमसे, टू माई सोल सेल्फ, अपनी स्वयं के पास। इसका अर्थ ये हुआ जॉन कीट जो है वो गहरी निराशा के साथ और वह वास्तविकता के रियलिटी के वर्ल्ड में, वास्तविकता के संसार में लौट आते हैं। बस ये है। अगली लाइन उन्होंने कहा अड्यू। अड्यू का मतलब होता है अलविदा। अड्यू मीन्स अलविदा। फिर कहते हैं दी फैंसी, कल्पना, कैन नॉट चीट, उसे धोखा नहीं दे सकती, सो वेल, इतनी अच्छी तरह से। अलविदा, कल्पना इतनी अच्छी तरह से धोखा नहीं दे सकती जितनी वह धोखा देने के लिए प्रसिद्ध है। ये कल्पना जो है धोखा देने के लिए उतनी अच्छी तरह से ये धोखा नहीं दे सकती जितनी अच्छी तरीके से ये फेमस है। एज, जैसा कि, सी इज फेम्ड टू डू, लिखा है जितनी अच्छी तरीके से ये फेम्ड है, प्रसिद्ध है। डिसीविंग, धोखा देने के लिए। और इल्फ का मतलब होता है परी। आगे अड्यू। अड्यू फिर से कहते हैं अड्यू अड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स। अलविदा अलविदा, तुम्हारा गीत अब धीमा हो रहा है। तुम्हारा जो गीत है वो एकदम धीमा होता चला जा रहा है, अब कवि को बहुत अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कवि के अनुसार कल्पना की एक परी है जो उसे धोखा देती है किंतु अब उसे धोखा नहीं दे पाएगी। ठीक है। डिसीविंग एल्फ का मतलब यहाँ पर धोखेबाज परी के लिए यूज किया गया है। एल्फ का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, जो परी होता है, यानी कि कल्पना जो है वो दूसरों को धोखा देने के लिए बदनाम है। और यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है प्लेंटिव एंथम। प्लेंटिव एंथम का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी दुख भरी तेज आवाज़ को कहते हैं, तो जो दुख भरी तेज आवाज़ थी वो क्या हो रही है? फेड हो रही है, यानी कि जैसे जैसे दूर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो आवाज़ फेड होती चली जाएगी, धीमी होती चली जाएगी। पास्ट द नियर शैडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम, कहाँ कहाँ? अब ये गीत मेडोज के पास सुनाई दे रहा है और अब ये शांत धारा के ऊपर सुनाई दे रहा है। ओवर दी स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत, स्ट्रीम मीन्स धारा के ऊपर। अप दी हिल साइड के ऊपर। नाउ इट इज़ बरी डीप, लेकिन अब ये धीरे धीरे बरी डीप। बरी डीप का मतलब होता है नीचे समा जाना, अर्थात गीत का समाप्त हो जाना। तो वो कहते हैं, कभी कभी ये कहते हैं कि ये जो गीत है वो मेडोज के ऊपर सुनाई दे रहा है, कभी ये कहते हैं कि अब ये शांत धारा के ऊपर सुनाई दे रहा है, अब ये पहाड़ियों के ऊपर सुनाई दे रहा है, अब तो ये गीत नीचे समा गया, यानी कि धीरे धीरे इस जो पहले बहुत तेज गीत की आवाज़ थी नाइटिंगेल के, लेकिन अब धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। बरीड डीप, बहुत नीचे समा गया, अब नाइटिंगेल का गीत बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। और आगे इन दी नेक्स्ट वैली ग्लेड, इसका मतलब हुआ अगली वादी की घाटी में ये बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। और लास्ट की दो लाइनें ध्यान से समझिएगा। फिर क्या क्या है? बाज इट अ विजन। अब ये कवि कहते हैं, कौन? जॉन कीट। क्या ये एक सपना था और अथवा अ बेकिंग ड्रीम, या ये एक दिवा स्वप्न था? दिवा स्वप्न दिन में जागते हुए सपने को कहते हैं। ठीक है। फिर अंतिम लाइन में वो कहते हैं कि फ्लेड इज डैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। क्या यह एक सपना था अथवा एक दिवा स्वप्न था? और फ्लेड का मतलब होता है गायब हो जाना। ये संगीत गायब हो गया और फ्लेड इज डैट म्यूजिक, ये म्यूजिक गायब हो गया। डू आई वेक, क्या मैं जागा हुआ हूँ? और स्लीप, या सोया हुआ हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कवि है ना उसका मस्तिष्क पूरी तरीके से थक चुका है और वो बहुत ज़्यादा अंदर से व्यथित है, दुखी है। अब अनुभव करता है कि कल्पना उसे अधिक समय तक धोखा नहीं दे सकती, उसका स्वप्न जो है, फैंसी जो है वो समाप्त हो जाता है और अपने दुख और जो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश थे, वो दुख और कलेश सहित संसार में फिर से उसके मस्तिष्क में सामने आ जाते हैं, यानी कि वो अपनी रियल दुनिया में दोबारा से वापस आ जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये कविता भी हमारी समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।